Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing atmospheric refraction again, and this is lecture number 2. In this we'll talk about twinkling of stars. The stars seem to be higher. They seems higher than they actually are. And the case of advanced sunrise and sunset. First of all, what is atmospheric refraction? पहले मैं आपको ब्रीफ इसका इंट्रो दे दूं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है बेटा उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, आयनोस्फेयर, राइट। तो हर लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है जो स्पीड ऑफ लाइट है हर लेयर की वो बिल्कुल ही अलग अलग है। तो जब भी लाइट रे ट्रैवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयरर का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, डेंसर का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। तो जब भी लाइट रे ट्रैवल करती है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। अगर रेयरर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है, राइट। ये ध्यान रखना। तो क्लास यही लगातार चेंज होता हुआ एटमॉस्फेयर जो है वो रिफ्रैक्शन कॉज करता है। इसी फंडे को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। और क्योंकि हर लेयर की अपनी अलग अलग डेंसिटी है तो लाइट रे ट्रैवल करती है, कभी मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है, राइट। ये सब हमने आपको रिफ्रैक्शन के आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो अब मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ बुक में क्या लिखा हुआ है। In the same atmosphere we have air layers having different optical densities. Optical densities का मतलब है कि speed of light सब में different होती है। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को देखें हॉट एयर में, आपने कई बार देखा होगा जब आप खासकर लोहड़ी फेस्टिवल के दौरान जब वुड बर्न करते हैं तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो गर्म हो जाती है, जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, राइट। तो उसमें आपको ब्लड नजर आएगा अगर कोई दूसरे साइड पर खड़ा है उसमें से आप देखोगे। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ वी लुक एट द ऑब्जेक्ट्स थ्रू द हॉट एयर ओवर अ फायर द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी मूविंग स्लाइटली। ऑब्जेक्ट ऐसे लगेंगे आपको स्लाइटली मूव कर रहे हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। और आपको पता होना चाहिए कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है हमेशा, ठीक है। तभी जो एसीज भी घर में लगाने चाहिए ना वो हाइट पे लगते हैं, रूम में टॉप पे थोड़ा सा लगते हैं, क्योंकि नीचे की हवा को वो ठंडा करते रहते हैं और गर्म हवा लगातार ऊपर उठती रहती है। तो द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर। दिस हॉटर एयर इज ऑप्टिकली रेयरर। जो गर्म हवा है वो ऑप्टिकली रेयरर होती है, बट द कोल्डर एयर फर्दर अप इज ऑप्टिकली डेंसर। और उसके ऊपर जो ठंडी हवा होगी वो फर्दर ऑप्टिकली डेंसर होगी। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे फ्रॉम देम द हॉट एंड कोल्ड एयर लेयर्स हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो टेक प्लेस करेगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है, गर्म हवा रेयरर, ऊपर वाली डेंसर, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करेगी, मतलब रिफ्रैक्शन का फंडा अकर करेगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे रिफ्रैक्शन के एग्जांपल समझा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पे। अब देखो स्टार वैसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, सन भी एक तरह का स्टार ही है, राइट। और बस ये एक ऐसा स्टार है कि जो काफ़ी समय से एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर हीट और लाइट की फॉर्म में अर्थ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैबिटेबल जोन में है। तो सन भी एक तरह का स्टार है, नथिंग मोर देन दैट। ऐसे ही प्लैनेट्स होते हैं गैलेक्सीज में, बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, राइट। ये नहीं है कि सिर्फ हमें एक ही सोलर सिस्टम पता तो यही हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आ जाता है तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये बेसिक सा फंडा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें कि स्टार की लाइट काफ़ी दूर से आ रही है और अर्थ पर आ रही है, तो इसमें बीच में से बहुत सारी एयर लेयर्स हैं, उनके थ्रू होके आएगी, और हर लेयर की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो कहीं स्पीड ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी।
तो ये ध्यान रखना है। तो लाइट कभी टुवर्ड्स कभी अवे ऐसे होते हुए आती है। तो आप गर्मियों में देखना, अभी तो मानसून सीजन है, बारिश का सीजन है यहाँ, तो आपको स्टार्स नहीं दिखेंगे क्योंकि क्लाउड्स आ जाते हैं आगे। लेकिन आप गर्मियों में देखना तो आपको किसी एक स्टार, खासकर पोल स्टार, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है पोल स्टार, ठीक है ना। जंगल में कभी फंस जाओ और नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढनी हो गर्मियों में, तो याद रखना पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और उसको देखोगे ना वो लगातार ऐसे ट्विंकल करेगा। ट्विंकल का मतलब क्या है? ट्विंकल का मतलब है कि स्टार एक मोमेंट पे शाइन करेगा और दूसरे ही क्षण जब आप उसे देखोगे तो वो डिम हो जाएगा। इसी को ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं, राइट। अब मैं रीड कर देता हूँ। तो ये सिर्फ किस वजह से होता है? डिफरेंट एयर लेयर्स की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होने की वजह से होता है। अगर ये 1 मार्कर आता है तो सीधा सा फंडा आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका आंसर लिख सकते हो, पर अगर ये अब तो चलो एमसीक्यूज हैं, पर डिटेल में लिखने का आता है तो मैं रीड कर देता हूँ बुक में क्या लिखा है। We know that stars emit their own light. Due to this light, the stars shine in the night sky. Now, when we look at a star in the sky on a clear night, मैं आपको बता दूं लखमीर सिंह पेज नंबर 290 पर है ये टॉपिक। We observe that the intensity of light coming from it changes continuously. At one moment, the stars appears to be very bright, and at the next moment, it becomes very dim. In fact, the stars go on becoming bright and dim again and again. And we say that the stars twinkle at night. The twinkling of star is due to atmospheric refraction. ये ध्यान रखना। The twinkling of star is due to the atmospheric refraction of star's light. स्टार की लाइट की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार ट्विंकल करते हैं। When the light coming from a star enters the earth atmosphere, it undergoes refraction due to the varying optical densities of air at various altitudes. The atmosphere is continuously changing, due to which the optical densities of air at different levels in the atmosphere keep on changing. Atmosphere लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से different levels पे उनकी optical densities भी चेंज होती रहती हैं। The continuously changing atmosphere refracts the light from the stars by different amount from one moment to the next. और यही लगातार चेंज होता हुआ जो एटमॉस्फेयर है ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है from the stars by different amounts from one moment to the next. तभी एक मोमेंट पे आपको ये शाइन करता हुआ नजर आता है, एक मोमेंट पे डिम नजर आता है। When the atmosphere refracts more light star towards us, the star appears to be bright, and when the atmosphere refracts less starlight, then the stars appears to be dim. In this way, starlight reaching our eyes increases and decreases continuously due to the atmospheric refraction. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टारलाइट जो है हमारी आंखों से आने से पहले कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तभी ये इफेक्ट हमें रात के समय स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। वी नो दैट दो स्टार्स ट्विंकल एट नाइट बट प्लैनेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार तो ट्विंकल करते हैं पर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? क्योंकि इसके मैं पहले बता देता हूँ, प्लैनेट इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, और प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती, उस पर तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है कई पर्टिकुलर डेज पे मार्स वगैरह पर कई बार वो दिख जाते हैं अर्थ से किसी पर्टिकुलर पोजीशन से, ठीक है, लेकिन वो कभी भी आपको ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसका रीजन है द स्टार्स अपीयर वेरी वेरी स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर वेरी फार ऑफ। अब कई स्टार्स बहुत दूर है और प्लैनेट्स कंपैरेटिवली पास में है, ठीक है। स्टार्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। स्टार जो है वो पॉइंट सोर्सेज हैं लाइट की। The continuously changing atmosphere is able to cause variation in the light coming from a point-sized star, because of which the stars appear to be twinkling. अब ये जो लाइट है एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज स्टार से आ रही है, तो इसी वजह से ट्विंकल कर, और लगातार चेंज होता हुआ एटमॉस्फेयर, तो इसी वजह से स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। जबकि प्लैनेट काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अर्थ के ज़्यादा पास हैं। So a planet can be considered, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, a planet can be considered to be a collection of very large number of point sources of light। जो मैंने पहले बताया कि planet को बहुत सारे छोटे छोटे नंबर ऑफ सोर्सेज, स्मॉल सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह हम कंसिडर करते हैं, और जो इसके द्वारा डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बाय सम ऑफ द पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इन वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट, इट इज नलिफाइड बाय द ब्राइटर इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इन इट्स अदर पार्ट। तो वो उसके इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। दस ऑन द होल जो ब्राइटनेस होती है प्लैनेट की वो हमेशा सेम रहती है, एंड हेंस इट डजेंट अपीयर टू बी ट्विंकल। तभी प्लैनेट हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं नजर आता। तो याद रखना, द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू कॉज वेरिएशन
in the light coming from a big size planet because of which the planet do not twinkle at all. तो ये ध्यान रखना क्लास। इसके बाद नेक्स्ट फंडा आता है, ये आप देख सकते हैं ये वाला, कि स्टार्स की पोजीशन रियल में यहाँ पर है, पर ये हमें यहाँ पर नजर आते हैं। स्टार रियल में देखो ए पॉइंट पर है, पर हमें बी पॉइंट पे नजर आ रहा है स्टार। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इस चीज पे ध्यान दें, ऐसा इसलिए होता है क्लास, एक तो सबसे पहले हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जहां से स्ट्रेट रे हमारी आईज में आ रही है, ठीक है ना। हमारी आंख ऐसी टेढ़ी टिल्टेड रेज को नहीं पहचान पाती है, राइट। तो होता क्या है, यहां पर इसकी वर्चुअल इमेज कहीं ऊपर बनती है, इसकी वर्चुअल इमेज कहीं ऊपर बनती है। और देखो ना, स्टार रियल में यहाँ था, पर ये हमारी आई में टिल्टेड रे आ रही है, तो इसे हमारी आई और ब्रेन नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो ब्रेन इसकी पोजीशन वहां बनाएगा जहां से ये रे स्ट्रेट आ रही है, तभी इसकी पोजीशन तो ए पर होगी, हमें बी पॉइंट पे नजर आएगा ये, ठीक है। तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि भाई रे ऑफ लाइट जो आएगी बहुत सारे लेयर से होके आएगी जिनकी अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी है। अब मैं रीड कर देता हूँ। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। Light from a star is refracted as it leaves a space and enters the अर्थ एटमॉस्फेयर। ये ऑब्वियसली स्टार काफी दूर है, वहां से जब लाइट आएगी रिफ्रैक्ट होगी। एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयरर बट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज डेंसर। ऊपर वाली एयर जो है वो रेयरर है, पर जो अर्थ सरफेस के पास है वो डेंसर है। सो एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार कम्स डाउन द डेंस एयर बेंड्स द लाइट मोर। जो डेंस एयर है वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगी। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट द स्टार्स अपीयर्स टू बी एट हायर पोजीशन। तो हमें स्टार ए की बजाय बी पे नजर आएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल 27 में मतलब जो फिगर दे रखा है उसमें दिखाया भी हुआ है कि एक्चुअल पोजीशन जो है स्टार की ए पर है, पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये बी पॉइंट पे नजर आ रहा है, राइट। ये ध्यान रखना क्लास। Our nearest star, the sun, also seems higher than it actually is due to atmospheric refraction है। तो अगर सन पे जाने की सोच रहे हो समर, तो ये फंडा सोचना, वरना सोचेगा कहीं पहुंच कहीं और जाएगा। एक बड़ा पुराना जोक है कि भाई वैसे तो अर्थ पे ही दिन रात ये सब होते हैं, प्लैनेट्स पे ही होते हैं। एक सिंपल सा फंडा है साइंटिफिकली उसके अकॉर्डिंग कि भाई जो सन का जो फेस अर्थ के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है और उसके बैक साइड पे रात होती है, ठीक है ना। और आई रिमेम्बर आंखें मूवी का एक डायलॉग है, तो उसमें गोविंदा अपनी दादी से कहता है कि मुझे सन पे जाना है। तो दादी पूछती है कि भाई नहीं सन पे मत जाना, वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, आग होती है, ठीक है। तो वो कहता है नहीं दादी, मैं दिन में नहीं रात में जाऊँगा सन पे। तो स्पेस में ऐसा दिन रात जैसा फंडा नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी बार सनराइज और सनसेट देख लेते हैं, डिपेंडिंग ऑफ देयर पोजीशन वो कहाँ पर हैं स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये सब बेसिक फंडास अलग हैं और स्टोरीज अलग हैं। तो ये सब साइंटिफिकल फंडास, अगर कभी एस्ट्रोनॉट बनने का चांस भी मिले तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। क्लास एक और फैक्ट है, एडवांस सनराइज और सनसेट। अब देखो ये हॉरिजन लेवल है, यहाँ पे तो हम ऐसे सनराइज देख ही नहीं पाते हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सिटी फिल्ड अप ऑफ कंक्रीट। शायद ही आप लोग ऐसे सनराइज, पर सपोज आप किसी हिली एरिया में हैं तो माउंटेन से पीछे सनराइज देख सकते हैं। या खासकर आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन गोवा और इन मुंबई, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है सनसेट, ठीक है ना। ऑरेंजिश सनसेट के टाइम पे सन जो है समुद्र के अंदर आपको डूबता हुआ दिखेगा, तो बहुत बढ़िया साइट होती है, जैसे कि हम यहाँ पर फरीदाबाद में ये चीज़ें नहीं देख पाते। तो क्लास ये मान लो हॉरिजन है, हॉरिजन एक लेवल है, और मान लो सुबह सनराइज का टाइम है 6 बजे, पर 5:58 AM पे 6 AM सनराइज का टाइम है, तो 5:58 AM पे रियल में सन यहाँ पर होगा, पर आप यहाँ देख पाओगे। मतलब 5:50 सनराइज होना तो 6 बजे और आप 2 मिनट पहले ही देख पाओगे, 5:58 AM पे ही देख पाओगे, राइट। और ऐसे ही सनसेट के टाइम पे मान लो सनसेट होना था 6 बजे, सनसेट हो गया 6 बजे, ये सन यहाँ पर आ गया शाम के समय, पर 6:02 भी आप सन को यहाँ देख पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है, राइट। तो मतलब टोटल जो दिन की लेंथ है वो 4 मिनट बढ़ जाती है, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, ठीक है ना। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्लास, एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है, ये वर्चुअल पोजीशन कुछ और होती है। अगेन जो स्ट्रेट रेज आ रही है वही हम देख पाएंगे। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, जो स्ट्रेट रेज आ रही है, क्योंकि यहाँ से जो रे आएगी वो टिल्टेड आएगी और रिफ्रैक्ट होगी रेज, क्योंकि काफ़ी दूर से आ रही है।
और रिफ्रैक्ट होगी, हर लेयर की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो पूरे दिन की जो लेंथ है वो 4 मिनट बढ़ जाएगी। अगर 1 मार्कर आता है तो सिंपल सा लिखो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पर अगर एक्सप्लेन करने को आता है तो पूरा एक्सप्लेन करना होगा। नाउ आई विल रीड इट फॉर यू। समटाइम्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट rays tend to bring into view the objects which are actually below the horizon. This happens in the case of sun just before sunrise and just after sunset. Thus we can see the sun about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset due to atmospheric refraction. इतना तो याद ही रखना। अब ऐसा होता क्यों है? The actual sunrise takes place when the sun is just above the horizon. Actual में sunrise कब होगा? जब sun horizon के ऊपर होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट विच इज कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेयर, हम 2 मिनट पहले ही इसे सनराइज के ऊपर देख पाएंगे सुबह के टाइम पर, राइट? ऐसा इसलिए होता है व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन, देन द सन्स लाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंस एयर टू मोर डेंस एयर। तो सन की जो लाइट है वो लेस डेंस एयर से मोर डेंस एयर के टुवर्ड्स आएगी। इट इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट होती है as it passes through the atmosphere. Because of this atmospheric refraction, the sun appears to be raised above the horizon. यहाँ नजर आएगा when actually it is slightly below the horizon, पर रियल में यहाँ पर है, राइट? जैसा कि हमने आपको इस पिक्चर से भी दिखा रखा है कि जो एक्चुअल पोजीशन है सन की वो A पॉइंट पे है, पर आपको B पॉइंट पे नजर आएगा सुबह के टाइम पे, राइट? Due to the atmospheric refraction of light rays coming from it, it is because our eye will see the sun at that position from the light enter as it is in straight light direction. ठीक है ना? टिल्टेड वाली डायरेक्शन को आईज नहीं देख पाती, जहां से स्ट्रेट, जहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद स्ट्रेट रेज आ रही है वहीं देख पाती है। It is also due to atmospheric refraction that we can still see the sun for about 2 minutes even after the sun has set below horizon. शाम के समय भी सन तो यहाँ पर आ गया, पर हमें फिर भी इसकी वर्चुअल इमेज ऊपर नजर आ रही होगी। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट बेटा 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, तो 4 मिनट दिन की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। द डे वुड हैव बीन शॉर्टर बाय 4 मिनट्स इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन की जो लेंथ है वो 4 मिनट कम हो जाती और हम भी सर्वाइव ना कर पाते। द सन अपीयर्स फ्लैटेंड at sunrise and sunset. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is due to atmospheric refraction. ठीक है? तो बेटा कुछ भी ना आता बस इतना लिख देना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये वर्ड जरूर याद करना। थैंक यू क्लास।